आज आपके बीच में ये जो पूरा घटनाक्रम है ना, ये आपको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि घटनाक्रम ये था कि जो राजकुमार के पिताजी रतनलाल जी और राजकुमार दोनों मंदिर के दर्शन करके निकल रहे थे। तो वो जो गोंडल जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे जो शहर के अंदर जो जयराज सिंह जडेजा और गणेश जडेजा जो घर है उसके सामने ब्रेकर पे पिताजी बाइक से उतर जाते हैं कि यार मेरे को डर लग रहा है, मैं बाइक चलाऊंगा। मामला ये था। ये दोनों पिता पुत्र आपस में बात कर रहे थे, इतने में अंदर से गणेश आवाज देकर अपने सिक्योरिटी को कहता है कि भाई की इनको अंदर बुलाओ। अंदर बुलाया। अंदर अब ये है कि अपना भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, हर जगह इंटेलिजेंट था, स्पोर्ट्स पर्सन था। उसका चित्तौड़ियन स्कूल के अंदर भी मेरिट में रहा है, डीपीएस के अंदर भी पढ़ाई के दौरान भी अच्छा उसका मेधावी छात्र रहा है, अदर एक्टिविटी में भी बहुत मेधावी रहा है। तो हो सकता है कि उसने अंदर गाली दी है या जो बदतमीजी की तो उसने उसका जवाब दिया होगा। और जवाब के बदले में जब उसने दी उनको जवाब, उसके बदले में इन लोगों ने उसके साथ में इतने क्रूर तरीके से मारपीट की है। उसके बाद में इनके पिताजी उसको घर ले जाते हैं, किराए का कमरा एक अलग दिला रखा था पढ़ाई के लिए। फिर ये इनको सुबह ये जाते हैं बच्चे के पास में कि बेटा कोई ना, अपन कोई अब तू तैयारी कर, अच्छी नौकरी लगेगा, बाद में बदला ले लेंगे। और सुबह जब पिता इनके पास में जाते हैं तो बच्चा गायब मिलता है। अगले पूरे दिन ये सबसे बातचीत करते हैं, ये सिस्टर है ये सबसे बातचीत करती है। पूरे दिन नहीं मिलते हैं तो ये पुलिस थाने में जाते हैं कि मेरा बेटा कल रात से गायब है और मेरे बेटे के साथ में इस तरीके से यहाँ का जो पूर्व विधायक है, प्रेजेंट में जो विधायक का है जो गीतीबा जडेजा, उसके बेटे ने से मारपीट की है। पुलिस वाले मामला नहीं दर्ज करते हैं। 4 तारीख को पुलिस के पास में चक्कर काटते हैं, वहां जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। तो 4 तारीख को शाम को हम लोग एसपी के पास में जाते हैं, डीजीपी के पास में जाते हैं, राज्यपाल को ज्ञापन देते हैं, हम लोग हर जगह मेल करते हैं। उसके बाद में वहां का एसपी इनको ये कहता है कि चलो आपकी मैं रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूं। तो 5 तारीख को इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होती है। रिपोर्ट होती है, सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। उसके बाद में वो शाम तक हम लोग कहते हैं कि साहब मारपीट हुई है, तो वो विधायक वो जो एसपी बोलता है इनको कि यार तू विधायक का नाम क्यों ले रहा है, बहुत पावरफुल लोग हैं, तेरा बेटा मैं ढूंढ दूंगा। 6 तारीख को सुबह रतनलाल जी के पास में एसपी का फोन आता है। उसका पूरा रिकॉर्डिंग हमने मीडिया को दिया है, हर जगह एविडेंस में दिया है। रिकॉर्डिंग में साफ साफ एसपी कह रहा है कि यार रतनलाल जी आपका बेटा मैं ढूंढ के दे रहा हूँ, आपका बेटे को मैंने ट्रेस कर लिया है, तू चिंता मत कर। और तेरा बेटा जो मंदिरों में यहाँ जाता है, तेरा बेटा मेरे नशेड़ियों की संगत में है, मतलब कि उसको नशेड़ी साबित करना चाहती है पुलिस। लेकिन रतनलाल जी बोला कि साहब वो ठीक है, लेकिन आप मेरा बेटा ढूंढ के दे दो। तो उन्होंने बोला बेटा ट्रेस कर लिया, तुम चिंता मत कीजिए। अब शाम को उस वही पीआई गोस्वामी इनके पिताजी को जूनागढ़ साइड में ले जाता है। मान लो घटना तो ये टोंक रोड की तरफ, और पिताजी को लेके जा रहे हैं सीकर और झुंझुनों के अंदर कि यार सीकर बस स्टैंड पे ढूंढते हैं, रेलवे स्टेशन पे। इस प्रकार पुलिस ने 6 और 7 तारीख को गुमराह किया। 8 तारीख को हम लोग फिर जाते हैं कि यार कहाँ गया वो तो ढूंढो। तो वो कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं लगा हुआ हूँ। तो इतने में क्या कि जो वहां के जयराज सिंह जडेजा के जो सपोले हैं, जो उसके आसपास वाले, हमें कहते हैं कि साहब आप यहाँ चक्करों में मत पड़ो। हमें फिर बाद में पता चलता है कि ऐसी तो यहाँ 15-20 घटनाएं और हो चुकी। और वो लोग कहते हैं कि साहब इनके चक्कर में मत पड़ो, आपका बेटे को मार दिया, आप कोर्ट में जाओ। तो 9 तारीख को वहां से 300 किलोमीटर दूर ये जाते हैं वहां पे हेवियस कोप करने के लिए, कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाने के लिए कि भाई कोई गुम हो गया और उसके लिए। तो वहां हमारी पूरी फाइल रेडी हो जाती है, मैं लगातार संपर्क में था, वहां वकील अपने हैं। इतने में ये जो बहन बैठी है, इसको रात को 9:30 बजे पुलिस घर से उठाती है और इनके घर वालों को ले जाए, कहते हैं एक डेड बॉडी मिली है। रात को 9:30 बजे जबरन एक डेड बॉडी इनको दिखाती है, तो वो तो उसकी राजकुमार की थी। 10 तारीख को हम पूरे दिन लड़ाई लड़ते हैं कि भाई इसका मेडिकल करो दोबारा, आप ये करो। तो हमें कहते हैं कि चुपचाप या तो दाह संस्कार कर लो, वरना यहाँ लाठियां पड़ेंगी, भग जाओ यहाँ से। अब कहानी का ट्विस्ट आप देखिए। 3 तारीख को बच्चा सुबह गायब होता है। 4 तारीख को सुबह मोर्चरी के अंदर डेड बॉडी मिलती है, और वो वहां के सिविल हॉस्पिटल, राजकोट के सबसे बड़े सिविल हॉस्पिटल में बॉडी रहती है। बॉडी का पहला जो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें बॉडी पे 22 चोटों के निशान है। तो उनको डर लगता है डॉक्टरों को, तो वो कहते हैं कि आप एक बार यूनिवर्सिटी में और करवा लो, मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर है वो साफ स्पष्ट 3 जनों की टीम कह रही है कि 30 साल के हमारा जो इतिहास है, हमने जो इतने मेडिकल्स किए हजारों, उसमें ऐसी चोटें कभी नहीं है। उसके जांग की हड्डी टूटी हुई मिली, उसके जो
जो गुप्तांग है उन पे चोट मिली, उसके पिछवाड़े के अंदर उसके छेद मिला, उसके पैर की जो ये हड्डियां हड्डी की ये सारी की सारी टूटी मिली, हाथ की अंगुलियां टूटी हुई थी, उसकी आंखों पे जख्म थे, उसके सिर पे जख्म थे। और डॉक्टरों ने कहा कि ये साफ साफ इसके अंदर ये मर्डर हुआ है। सिविल जो हॉस्पिटल में 4 तारीख को डेड बॉडी है, उसके अंदर भी पुलिस ने ना तो मिसिंग पोर्टल जो गुजरात के ऊपर अपडेट करती है कि एक नॉन डेड बॉडी मिलती है, ना पुलिस वहां पे ये बताती है कि आसपास के व्हाट्सएप ग्रुप जो पुलिस के ग्रुप में ये डालती है कि ऐसी डेड बॉडी मिली है। उसके बाद में लगातार 9 तारीख तक गुमराह करना, फिर पूरा प्रेशर पड़ता है राजस्थान से, जो लोग ट्वीट करते हैं, इतने नेता बोलते हैं। 13 तारीख को पुलिस इस मामले में क्या करती है कि एक बस वाले को पकड़ के लाती है और कहती है इस बस से एक्सीडेंट हुआ है। अब मेरे सवाल ये हैं, जो सिस्टम से सवाल है, जो यहाँ की आईबी सीआईडी जो हमें सुन रही है कि 13 तारीख को बस का एक्सीडेंट तुम दिखा रहे हो, तो वो बस वाले का बयान था कि 4 तारीख को मेरे से एक्सीडेंट हुआ था और मैंने मेरे सेठ को बता दिया, तो 4 से लेके 13 तारीख तक इस बात को छुपा के क्यों रखा? ऐसा कौन सा एविडेंस छुपाना चाह रहे थे? बस के ऊपर जहां चोट ये दिखा रहे कि बस से एक्सीडेंट हुआ, तो बस से एक्सीडेंट होता तो या तो उसके शरीर के लोथड़े उठ जाते, या शरीर के एक जगह से टूटती, कोई उसका कुल्ला टूटता, उसका सर फटता, उसका लीवर फूटता, शरीर पे इतनी चोटें क्यों हैं? उसके बाद में 6 तारीख को एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि इसकी शरीर पे 42 चोटों के निशान थे। उसके बाद में एसपी अपने बयान से बदल जाता है। इसके साथ में हम लोग कह रहे हैं कि तुम लोगों ने पूरी सूचना क्यों नहीं दी और 0 एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे? इसके साथ में साथियों आपको मैं एक बात और बताना देना चाहता हूं कि इस मामले के अंदर पहला ऐसा मामला है जिसमें गुजरात विधानसभा में 3 एमएलए ने ये बात रखी है। इसके साथ में राजस्थान के 24 विधायकों ने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्रालय को, गुजरात के सीएम को लिखी है। राजस्थान के 3 कैबिनेट मंत्रियों ने ये बात रखी है। एक राज्य मंत्री है अपने भागीर जी चौधरी जी ने बात रखी है, हनुमान बेनीवाल जी ने लोकसभा में बात उठाई है, उमेदाराम बेनीवाल जी ने ये बात उठाई है, हमारे अमराराम जी ने ये मुद्दा चिट्ठी लिख के 2 बार अवगत करा दिया, राहुल कसवा जी ने चिट्ठी लिखी है। पूरे प्रकरण के अंदर साफ साफ ये है कि बहुत ही बड़ी शक्ति जो जयराज सिंह जडेजा और गणेश जडेजा को बचाना चाह रही है। आज गुजरात की सारी मीडिया, तमाम जितनी भी मीडिया, छोटे से लेके बड़ा पत्रकार लगातार 27 दिन से इस मामले को उठा रहा है। और इस मामले को लेके हमने इस राजस्थान के, चाहे हमारे समाज के लोग हो, चाहे अन्य बिरादरियों के जितने नेता हैं, जितने एमएलए हैं, जितने सांसद हैं और जितने बड़े अधिकारी हैं, जितने छात्र नेता है, उन सारों को मैं लगातार अवगत करा रहा हूं। और हमने भीलवाड़ा में इतना बड़ा प्रदर्शन किया, वहां से बात रखी, और लगातार मेरे पास तो उनकी, आप सोशल मीडिया चेक करोगे ना, तो लगातार वो गणेश जो जडेजा है अपने सोशल मीडिया डेली डाल रहा है। उसने वहां मीटिंग भी किया 5 दिन पहले। उसके पिता ने कहा कि यहाँ का महाराजा तो हम ही है, मेरा बेटा अगला विधायक होगा। लगातार सोशल मीडिया पे मेरे को बोल हिंदुस्तान जो अपना चैनल जो लगातार कवरेज कर रहा है, या कुलदीप भाई साहब की मेल के ऊपर लगातार धमकियां आ रही हैं। लगातार मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर वो ट्वीट, जो क्या नाम की स्टोरियां लगा रहे हैं गणेश गोंडल की, ये वो के मार देंगे, 20 मुकदमे, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाए। जो दलित राजू सोलंकी था वहां पे, उसके जो एनएसयूआई का वो जिलाध्यक्ष था, आप ये गूगल पे सर्च करना, ग्रोक की जो एआई है ना, उसकी अभी जो नई आई है, उस पे आप तो ये सर्च कर लेना कि जयराज सिंह जडेजा का आपराधिक पृष्ठभूमि या गणेश गोंडल कौन है। सारी की सारी स्टोरियां उस पे, मैं नहीं कह रहा है, ये सारा सारा उस पे आ जाएगा। उस पे साफ साफ राजू सोलंकी जो युवा नेता था वहां का, उसके साथ में इन लोगों ने बहुत ही बेरहम तरीके से मारपीट की। उसके बाद में दलित समुदाय के सारे लोग, गुजरात के लोगों ने जूनागढ़ में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। उस मामले में गणेश 4 महीने की जेल काट के आया है, उससे अभी ये छूट के आया था, छूट के आके ये अपने घर पे बैठा था, इधर से ये राजकुमार निकला और उसके साथ में फिर उसने उसके जितने अभी तक के केस हैं, सारे केसों में हाथ पैर तोड़ता है, उनके साथ में बुरी तरीके से, निर्मम तरीके से ये मारपीट करता है। उनके घर वालों को हर केस के अंदर, जैसे राजू सोलंकी जो दलित नेता था, उसको भी इन लोगों ने कुछ सीटों के अंदर पूरे परिवार को, उसके 2 बेटे, उसकी बीवी, उसके पापा मम्मी, उसके साथ ही वो जेल में डलवा रखा है। ऐसे ही इससे पहले आशीष कुंजड़िया जो वहां पे एक कांग्रेस का नेता था, उसके साथ में सेम उसने ऐसा किया। ऐसा ही इससे पहले 2004 के अंदर नीलेश राय ने हत्याकांड में किया। ऐसा ही इसने बीजेपी का एक नेता इसके सामने खड़ा हुआ, उसको फायरिंग से मरवा दिया। और ऐसा ही कार्यक्रम इसने थोड़े दिन पहले अपने इस प्रकरण में, एक छात्र नेता ने आवाज उठाई थी, पाटीदार समुदाय का छात्र नेता था, आप सर्च मारोगे सारा आएगा, सारे पाटीदार इसके विरोध में खड़े हुए, उसके साथ में सरेआम इसने मारपीट की। एक गांव में एक राजपूतों के लड़के ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, उसके साथ इसने मारपीट की। और पूरे गोंडल के अंदर
ये जो जिस राजपूत बिरादरी से ये जो विधायक है, इसके खिलाफ पूरी 99% बिरादरी इसके खिलाफ है। लेकिन गुजरात के अंदर पूरी मीडिया बोल रही, यहाँ के नेता बोल रहे, साफ साफ लोकतंत्र की इस देश में हत्या हो गई है। लगातार ट्विटर के ऊपर कल ट्रेंड किया, फिर भी कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। मैं तो आप लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि हम इतने लोग हैं भाई, आप लोग यदि अपने अपने स्तर पे, कोई यूनिवर्सिटी में कोई करेगा, कोई सीकर में करेगा, कोई झुंझुनों में करेगा, कोई अपने अपनी तहसील स्तर पे, यदि हम लोग टीम बना के इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो ये जो एक पाव भाजी बेचने वाले जो एक परिवार है, गरीब परिवार, रतनलाल जी की सच में इतनी बुरी दयनीय स्थिति है, इनकी बेटी बेटी है, इन्होंने जितना कुछ कमाया ना गोंडल के अंदर, आज भी 35 रुपए में पाव भाजी बेच रहे हैं। इन्होंने 1 रुपए में भाजी बेचना शुरू की थी, आज 35 में। किसी व्यक्ति से पूछेंगे गोंडल के अंदर ये है कि रतनलाल कौन, बोला वो पाव भाजी वाला रतनलाल, दूसरा कोई रतनलाल जानते नहीं। इनका इतना अच्छा व्यवहार है वहां पे, एक भी आदमी इनके लिए ये नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ में बदसलूकी की हो। इतना सज्जन व्यक्ति, और इन्होंने जितना कुछ कमाया, प्लॉट वगैरह सारे गिरवी रख के इसको, बच्चे को बाजीराव से कोचिंग करवाई, उदयपुर से इसको पढ़ाई कराई, अलग से कमरा दिला रखा था। तो मैं सारे भाइयों से मैं तो यही कह रहा हूँ कि सारे लोग, ये जो एक यूपीएससी का सपना लेके, कि जो ये चाह रहा था कि मैं इस सिस्टम में एक बड़े पद पे जाके, इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर मैं एक नया बदलाव लाने की जो सोच रखने वाले इस परिवार के लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए। और इस मूवमेंट के अंदर ये जो भाई कह रहे थे अभी, मुकुल भाई की अभी तक कोई कमेटी नहीं है। सारे लोग, कुलदीप भाई साहब हो गया, मैं हो गया, रतनलाल जी, सब अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। अभी तो कोई ये भाई भीलवाड़ा से भी आए हुए हैं, अभी यहाँ आइसक्रीम बेचने वाले भाई हैं अपने यहाँ पे जयपुर में, वो आए हुए हैं। सारे लोगों का ये है कि आप लोग सब तय कर लोगे ना इतने जने, तो यार इतने जने तो इस देश के अंदर क्रांति ला सकते हैं हम लोग। देश की आजादी के अंदर सिर्फ 1% लोगों ने देश की आजादी के समय अपनी भागीदारी निभाई थी, और अंग्रेज इस देश से चले गए। और ये जो अंग्रेजी रूपी जो व्यवस्था है गोंडल और राजकोट की, इसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों का धरातल पे हमें साथ की जरूरत है। आप लोगों की हमें सोशल मीडिया पे जरूरत है। आप लोगों की हमारे हर जगह जहां लड़ाई कर रहे हैं वहां पे आपकी जरूरत है। और ये तो ऐसा मुद्दा है कि एक राजस्थानी का मुद्दा है। आज राजस्थानी पूरे देश और विदेश में अपने लोग बैठे हैं। आज राजकोट में मारा है, कल को ये लोग मैसूर में मारेंगे, परसों ये आसाम में मारेंगे। ऐसे ही हावी रहेगा इस देश के अंदर। तो हमारे तो इतने भाई 90% लोग भीलवाड़ा के बाहर काम कर रहे हैं। तो सारे लोगों से मेरे तो ये अपील है कि आप इस मुद्दे के अंदर ज्यादा से ज्यादा अगली बार बड़ी तादाद में जुड़े, और इस बात को अधिक से अधिक सरकार तक बात पहुंचाने में आप हमारा सहयोग करें।